हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी टेक मैथ। आई एम सुनील बंसल और आज हमारे साथ है खुशी, जिन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है दिसंबर 24 एग्जाम में, जो हमारा फैब 25 में हुआ था। तो वेलकम बैक खुशी अगेन आफ्टर गेट क्वालिफाइंग इन दिस सेशन। थैंक यू सर। तो खुशी, आज का सेशन हम शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स रखेंगे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे आपने अपनी तैयारी कैसे करी, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करे, आपने प्योर वर्सेस अप्लाइड, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो उसमें आपने किसको ज्यादा वेटेज दी और किसकी तैयारी कैसे करी। फिर आप जैसे टेस्ट सीरीज रहती है तो उसकी क्या वेटेज रहती है, आपको उसका कितना बेनिफिट मिला, और फिर बहुत सारे स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स रहते हैं तो उन्हें क्या सजेस्ट करोगी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, तो प्लीज इंट्रोड्यूस। सर एज यू नो आई एम खुशी गर्ग। मेरी एमएससी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कंप्लीटेड है एंड मैंने सीएसआईआर की जो प्रिपरेशन थी वो एमएससी टाइम से स्टार्ट कर दी थी एंड साथ में मैंने गेट भी दिया है, 2 बार दिया है एंड दोनों बार क्वालिफाइड है एंड सीएसआईआर मेरा इस बार क्वालिफाई हुआ आफ्टर सो मैनी अटेम्प्ट। मैंने बहुत ट्राई किया, उसके बाद जाके फिर मेरा अभी सीएसआईआर विद 132 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 14 से क्वालिफाई हुआ है सर। ओके, तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था खुशी? सर फिफ्थ अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट था। Yes, sir. दैट मीन्स आप लगभग 2023 से तैयारी कर रहे हैं, राइट? उससे पहले से समझी बिल्कुल। ओके, उससे पहले से भी। ओके, तो अभी जैसे आपका लास्ट टाइम स्कोर कितना रहा सो 104.75 एंड नाउ दिस टाइम 132। 132? ये जो 104 से 132 28 नंबर इस वाले लेवल पे ऐड करना, मतलब कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? चैलेंजिंग सर इस तरीके से रहा कि मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट जो वीक थे, बेसिक कॉन्सेप्ट वीक थे, वो ठीक होते हम्म। गए क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे मार्क्स कम होते गए थे। मतलब 104 प्रॉब्लम वाज दैट कि मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए मैं सिली मिस्टेक्स कर रही थी, जिसे स्टूडेंट सिली मिस्टेक कहते हैं, एक्चुअली वो ब्लंडर होते हैं डेफिनेटली। तो वो कर रही थी मैं। तो वो ओके। मतलब ठीक जब वो तो ऑटोमेटिकली 28 मार्क्स बढ़ गए मेरे। ओके, तो कुल मिला के 104 नंबर भी आप लेके आए, बट उस समय मिस्टेक्स कमिट कर रहे थे और वो मिस्टेक्स आपने दूर करी तो 132। और होप्स हो कि यदि लास्ट टाइम आपके सॉरी इस बार आपके 104 या वो वाली रेंज रहती जो पिछली बार की, तो अब की बार तो नेट जेआरएफ दोनों ही मिल जाता है इतने मार्क्स में, बट पिछली बार 104 में भी नहीं हुआ। Yes. ओके, चलिए कोई नहीं, अच्छा होता है सभी। तो 132 नंबर और ऑल इंडिया रैंक 14। हो सकता था कि पहले जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता, रैंक अच्छी ना आती, बट अब की बार आप रैंक के लिए गए तो आपको मिला डबल डिजिट रैंक, और वो भी अंडर 20। दैट्स वंडरफुल। ओके, तो आपने जैसे हमारे साथ तैयारी करी, तो आप किस बैच में रजिस्टर्ड थे? सर मैं क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज वाला जो बैच था उसमें रजिस्टर थी। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो क्रैश कोर्स होता है हमारा और जो टेस्ट सीरीज होती है, तो हम बेसिकली रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि क्रैश कोर्स इज अ रिवीजन कोर्स, ठीक है। जब आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हो तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, और वहां पे आपको एक बहुत नॉमिनल फीस के अंदर 2 से 3 महीने की एक रिवीजन स्ट्रेटजी बताई जाती है। साथ में आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो टेस्ट सीरीज में सारे के सारे नए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम डिजाइन करते हैं, जिससे कि आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपीरियंस मिल सके। तो यदि आप एक स्ट्रगलिंग फेज में हैं, देन दिस कोर्स विल बी बेनिफिशियल। और खुशी बता सकती है कि इस वाले कोर्स में उन्होंने क्या क्या चीजें सीखी जो उन्होंने 104 नंबर तक की जर्नी में नहीं सीखी थी। क्या खुशी ऐसी कुछ चीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं बच्चों के साथ कि हाँ, मुझे वो उन 2 महीनों में नया पता चला? यस सर बिल्कुल। इनफैक्ट मतलब एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया ही, एक पर्टिकुलर कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले मुझे नहीं पता थी, जैसे मुझे एनालिटिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जो मैंने क्रैश कोर्स में से जी। सीखा एक्चुअली कि एनालिटिक पॉलिनोमियल नाम की भी कोई चीज होती है। इसी तरीके से और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर्स में पढ़ा था, उसके बाद आपके क्रैश कोर्स से ही पढ़ा है। जितने भी मेरे कॉम्प्लेक्स से मार्क्स आए हैं, जो भी मैंने वहां पे सीखा, आपके क्रैश कोर्स से ही वहीं से सीखा। देन की क्रैश बार आपने कॉम्प्लेक्स में कितना स्कोर किया? सॉरी सर एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। तो ये ओके, मतलब जी, जी जी, कंटिन्यू करिए। वो साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह उसी तरीके से लगाई और साथ में मुझे इस आई डोंट नो, मतलब मैं ये कान्हा जी की ब्लेसिंग मानती हूँ कि मुझे एक स्पेशल मेंटरशिप भी मिली इस बार।
जो मैं हमेशा से चाहती थी। आई थिंक अगर मुझे स्टार्टिंग में ही मिल जाती, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतने अच्छे रैंक से ही क्वालीफाई हो जाता। इतना मैं मतलब गारंटी कर सकती हूँ, अगर ये मेंटरशिप मुझे स्टार्टिंग से ही मिल जाती। ऐसा होता है कि जब भगवान ने तो कुछ ये सब चीज़ों चीजें ने मेरा किसी टाइम के लिए डिसाइड करी हैं, तो वो आपको उसी टाइम पे मिलेगी। हो सकता है कि उससे पहले या उससे बाद में मिले, तो हम उसे यूटिलाइज ना कर पाए। अब की बार आपने उसे अच्छे से यूटिलाइज करा। एंड बच्चों, आपके साथ मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब खुशी आई थी तैयारी करने के लिए और इन्होंने जो बताया कि मेंटरशिप प्रोग्राम, वो तो हमने अब की बार ही शुरू करा था। तो 104 नंबर आने के बाद भी इस बच्ची में 1% भी एरोगेंस वो नहीं थी कि अरे मैं तो खुद कर लूंगी नेट जेआरएफ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हमने यदि इससे ये कह दिया कि हाँ तू अपनी कॉपी पे 10 प्रॉपर्टी लिख के लाएगी, तो ये लिख के लाई। भले ही हमने बोल दिया कि रैंक लिख के लाना है, डिटरमिनेंट लिख के लाना है, या सिस्टम ऑफ इक्वेशन या कॉन्टिन्यूटी लिमिट, कुछ भी कह दिया, चाहे वो कितना बेसिक काम था, चाहे वो कितना हार्ड काम था, बट इस बंदी ने एक काम को ऐसा नहीं करा कि सर ये जेआरएफ लेवल का नहीं है और मैं ये नहीं करूंगी। इतनी ज्यादा कमिटेड, मतलब पूरी लाइफ में अभी तक की जर्नी में मैं ये कह सकता हूँ कि शी इज द वन मोस्ट कमिटेड स्टूडेंट इन माय टीचिंग करियर, कि जिससे जो कह दिया इसने वो करके दिखा दिया। और तभी से हमें फील आने लगा था कि जब ये इतना ज्यादा सुन लेती है चीजों को और उन्हें फॉलो भी कर लेती है, कि अब की बार तो कुछ अच्छा ही करके आएगी। सो थैंक यू खुशी फॉर दिस कमिटमेंट। अब इससे आगे चलते हैं। आप, जैसे आपने कहा कि आपका 5वां अटेम्प्ट था, तो पहले 4 अटेम्प्ट 104 नंबर तक आना, उसके बीच में काफी सारे गैप्स, तो आपने अपने आप को 5th अटेम्प्ट के लिए कैसे ओवरकम करा कि नहीं मैं अब की बार भी प्रिपेयर करूंगी? सो इसमें एक्चुअली मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। जब मेरा रिजल्ट आया था रात के 11 बजे हुए थे एंड आई वाज़ डिप्रेस्ड कि यार मतलब मैं 1 मार्क से नेट होने से रह गई। तो मैंने इमीडिएटली अपने फ्रेंड को रजनीश को कॉल किया एंड मैंने कहा भाई नहीं हुआ इस बार भी मेरा। एंड इतनी डिप्रेस्ड कि पूछो मत। एंड उसने मेरे को काम डाउन किया, उसने रिलैक्स किया एंड उसके बाद जाके मैं मतलब सो पाई हूँ, अदरवाइज़ मेरी तो रात रात खराब हो गई थी पूरी की पूरी। फिर सुबह उठी, फैमिली को बताया। माय डैड वाज़ चिल्ड आउट। ही सेड कोई नहीं, फिर क्या हो गया? अगली बार ट्राई कर लेंगे। वो तो इस बार भी इतना चिल्ड आउट थे, कोई नहीं, नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगली बार ट्राई कर लेंगे। मतलब मेरे डैड बहुत चिल्ड आउट पर्सन है। वो मुझे कहते हैं कोई नहीं, ओके। फेल तो होती रह पर ट्राई कर। जब तक तू सक्सेस नहीं हासिल करती तब तक ट्राई कर। उसके बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू है, सोनाली है, माय मॉम, सबने मेरे को कहा कि बस तू करती रह, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। एंड उसके बाद फिर मेरा 50-50 माइंड हो गया था कि अभी मुझे करना है या नहीं करना। फिर हमारे ना यहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी मतलब हमारे हाँ घर। जी, हाँ जी। तो मैंने ना 2 चिट्स डाली और मैंने कहा 5 बजे तक आप डिसाइड कर दो, जो भी आप डिसाइड करोगे मैं वो करूँगी। एंड उन्होंने लिटरली 1 चिट नीचे फेंक दी और 1 चिट खुद के पास से यहाँ पे लगा ली उन्होंने। एंड मैंने जब खोल के देखा और उसमें था कि जेआरएफ करना है, तो बस आँख बंद करके फिर मैंने शुरू कर दिया। इमीडिएटली मैंने डिसाइड तो किया ही हुआ था कि आपका कोर्स लेना है। इमीडिएटली मैंने आपको कॉल किया और उसी दिन मैंने परचेज़ कर लिया और स्टार्ट कर दिया सब कुछ दोबारा से। तो अब चलते हैं आपने अपनी तैयारी कैसे करी, है ना? जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आज के इस इंटरव्यू का। तो इसमें मैं आपसे 4-5 चीजें जानना चाहूंगा, जैसे आपका शेड्यूल कैसा रहा, आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट कवर करे, आपने टेस्ट सीरीज कैसे लगाई। टेस्ट सीरीज लेना और टेस्ट सीरीज लगाना है कि आपने अपना शेड्यूल कैसे बनाया, आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट कवर करे, टेस्ट सीरीज कैसे आपने यूज करी, क्योंकि टेस्ट सीरीज को लेना और टेस्ट सीरीज को यूज करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। सब बच्चे जेब में रख के सारा कंटेंट घूमते हैं, बट उसके बाद भी नेट जेआरएफ नहीं कर पाते। तो आपने उसे कैसे यूटिलाइज करा? फिर एक फाइट रहती है, कैट फाइट बिल्कुल, की प्योर वर्सेस अप्लाइड, की मैं प्योर और मैं अप्लाइड, तो मेरी वेटेज ज्यादा, मुझे करके चले जाओ। तो उसके बेस पे आप क्या कहना चाहोगी कि प्योर वर्सेस अप्लाइड में आपने क्या करा? ठीक है, और फिर इससे आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपका शेड्यूल क्या रहा। सर शेड्यूल सिंपल था कि सुबह मतलब 6 बजे उठना, उसके बाद सुबह-सुबह जनरल एप्टीट्यूड डन कर देती थी मतलब 8 बजे के आस। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट शेड्यूल साढ़े 9 10 बजे के आस-पास शुरू होता था। एंड देन बीच में 3 घंटे मेरे प्रैक्टिस के होते थे और कुछ हमारी डिस्कशंस वगैरह होती थी, ग्रुप डिस्कशन या आपके साथ डिस्कशन होती थी, वो सारी डिस्कशंस। एंड इस तरीके से मेरा शेड्यूल मोस्टली चलता था सर। एक लास्ट वाले सेशन में आपने माइक्रो और मैक्रो शेड्यूल की बात करी थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगी?
हाँ जी, बिल्कुल। माइक्रो शेड्यूल किस तरीके से क्या सीन था कि मतलब जैसे रियल एनालिसिस है, सबसे पहले उसे मैक्रो शेड्यूल में हमने डिवाइड किया। सेट थ्योरी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी हो गया, मतलब सारे टॉपिक्स डिवाइड कर लिए। फिर उसके बाद सेट थ्योरी के भी सब टॉपिक्स डिवाइड किए, उन सब टॉपिक्स पे फिर वर्क किया। तो इस तरीके से एक सिलेबस माइंड में हो गया कि हाँ, मेरे को ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़नी है, तो वो डिटेल में ऑटोमेटिकली चीजें चलती गई, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज माइंड में ऑटोमेटिकली था कि हाँ, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक टेबल की तरह चली गई सारी चीजें। ओके। और आपने सब्जेक्ट कौन-कौन से कवर करे इस बार की तैयारी में? इस बार की तैयारी में मेरे रियल, लीनियर एंड कॉम्प्लेक्स। मेजरली और माइनरली आपने क्या तैयार करा? पहले से सर मेरा जो रेडी था, ओडीपीडी थोड़ा बहुत मेरे को आता था। मतलब आईई और सीओबी, ये भी इसका भी मेरे को आइडिया था, और इसके साथ साथ मेरे को थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी का आइडिया था। और जनरल एप्टीट्यूड तो ओके। डेफिनेटली था ही। गुड। तो कुल मिला के ओवरऑल आपने प्योर पे ज्यादा फोकस रखा, बाकी जो आपका 104 नंबर वाला उसमें जो आपने अप्लाइड पढ़ रखा था वो आपने कवर करा, तो टोटल बिल्कुल। मिला के आप सब कुछ करके गई, ऐसा तो नहीं कि केवल प्योर प्योर करके गई? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इसलिए फोकस नहीं किया बहुत हद तक, क्योंकि मेरा पहले से इतना रेडी था कि मैं टैकल कर लूंगी, मुझे पता था कि। हाँ, कि सपोज करो अब की बार वाला कोई सेशन सुन रहा हो और अभी तुम अपने मार्क्स का बाइफरकेशन भी मैं जानूंगा कि आप कितने मार्क्स कहाँ से लेकर आए, प्योर में कितने, अप्लाइड में कितने, एप्टी में कितने, तो बच्चों को लगे कि अच्छा इन वाली मैम ने तो प्योर से कर लिया तो हम भी प्योर से करेंगे, हम अप्लाइड पढ़ के ही नहीं जाएंगे। बट वो ये नहीं जानेंगे कि जो पिछले 4 अटेम्प्ट में आपने तैयारी करी है उसके अंदर आपने सब कुछ पढ़ा है। तो अब की बिल्कुल। बार अप्लाइड आपका ऑलरेडी तैयार था, प्योर आपने ज्यादा फोकस दिया, है ना? तो वो गलत ना समझ बैठे। आपने टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करा? सर टेस्ट सीरीज को सबसे पहले तो डेफिनेटली सारी थ्योरी वगैरह प्रॉपर आपके लेक्चर से कवर कर ली थी। देन पीवाईपी हमने प्रॉपर, वो तो डिफरेंट ही बात थी। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज शुरू की। जैसे आपने जिस तरीके से टेस्ट देते गए थे, मैं उसी तरीके से उसी तरीके फॉलो करती गई थी। अब मैंने टेस्ट पहले दे दिया, देने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर की पे नहीं गई, टेस्ट को दोबारा रीओपन किया। रीओपन करने के बाद प्रॉपर बैठ के दोबारा से उस चीज को प्रॉपर सॉल्व किया, कॉपी पे टाइम देके। पहले मतलब टाइम के अकॉर्डिंग था कि कितने कम टाइम में मैं कितनी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद मेरे को टाइम से मैटर मतलब नहीं है, अभी मेरे को ये मतलब है कितनी एक्यूरेसी, कौन सी अप्रोच से सॉल्व कर रही हूँ, वो सारी चीजें सीखनी है। जैसे टेस्ट सीरीज में जो सॉल्यूशन अपलोड रहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन, वो तुमने कितने देखे? वो केवल उन प्रॉब्लम्स के लिए देखे जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम हुई, या तुमने सारे के सारे क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशन देख दिए? एक बार मैंने सारे के सारे देखे थे, बिकॉज ऐसे था कि कोई डिफरेंट अप्रोच ना मिल जाए, क्योंकि डिफरेंट ओके। अप्रोचेस से माइंड में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इस तरीके से देखे थे सर। देखो, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है उसके लिए देखो यहाँ पे दो चीजें नोट डाउन करने वाली हैं, कि जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और टेस्ट सीरीज का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देखने का पर्पस उसका आंसर जानना नहीं होना चाहिए। उसका पर्पस ये होना चाहिए कि हम उस टेस्ट सीरीज में जो प्रोसेस फॉलो करा गया है वो क्यों तो टीचर ने फॉलो करा, आप उसे क्यों नहीं सोच पाए। और एक बार आप अपने आप से पहले जरूर करके देख ले, उसके बाद जाके आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आप हमारी टेस्ट सीरीज का स्पेशली पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। बट यदि आपने ऐसा करा कि टेस्ट दिया सॉल्यूशन देखा, टेस्ट दिया सॉल्यूशन देखा, तो फिर ऐसा हो सकता है कि वही वाला सीन कि जैसे आप पीवाईक्यू सारे कर लेते हैं और फिर भी बोलते हैं कि सर हमारे नंबर इंप्रूव नहीं हुए। तो ये वाला पॉइंट नोट करके रखिएगा। अब आते हैं से नेक्स्ट पार्ट पे, प्योर वर्सेस अप्लाइड। आपने अब की बार अपने 132 मार्क्स में कितने मार्क्स प्योर से स्कोर करे, कितने अप्लाइड से और कितने एप्टी से, एक बार ये जरूर बता दीजिए। सर 22 मार्क्स के आसपास जो थे मेरे एप्टी से, मतलब मैंने स्कोर किए थे। और बाकी जो था मेरा प्योर एंड अप्लाइड का मिक्सचर था। अप्लाइड में से मैंने गिनती के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके अलावा सारा का सारा मेरा प्योर से गया है। 22 नंबर निकाल दू तो 110 बनते हैं, और 110 में से मैं 4.75 के ही मान लू तो मोटा मोटा 9 नंबर वो निकल जाते हैं, तो कुल मिला के 101 नंबर, है ना? वो आप केवल प्योर से करके आए आपकी। तो कैसे अप्लाइड को, मतलब आपने टाइम ही नहीं दिया, या आपको लगा ही नहीं कि मेरा प्योर से काम चल रहा है तो मैं अप्लाइड क्यों ही करूं, या अप्लाइड हुआ नहीं आपसे, क्या पॉइंट रहा? नहीं सर, अप्लाइड मैंने देखा ही नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम एक मेरी मिस्टेक ये भी थी कि मैंने अप्लाइड को ज्यादा टाइम दिया, जिसके कारण मेरा प्योर रह गया और मेरे मार्क्स कम हो गए। तो इसीलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि पहले मेरे को प्योर पार्ट देखना है, उसके बाद टाइम बचा तो अप्लाइड पे जाएंगे। तो अप्लाइड कहीं ना कहीं मैंने देखा ही नहीं बहुत हद तक। जो मेरे को ओके, तो डायरेक्ट इजी जैसे लग रहे थे, मैं डायरेक्ट उन्हें सॉल्व करती गई।
ओके, तो जैसे तुमने केवल प्योर पे ज्यादा फोकस करा और प्योर के बाद तुम्हें ये फील होने लगा था कि मेरा जेआरएफ के जितने नंबर दे देगा प्योर हाँ जी, बिल्कुल सर। एग्जाम में। हाँ जी। दैट इज द स्पिरिट। बच्चों, ये एक बिल्कुल बिटर ट्रूथ है, या ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि जब आप पेपर देने जाते हैं और आप एक अच्छी तैयारी में रहते हैं, आपकी अप्रोच अच्छी है, आप एग्जाम्पल से डिस्कार्डिंग नहीं कर रहे हैं ओनली, है ना, क्योंकि जब आपको जेआरएफ निकालना है तो काम दोनों ही करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी और एग्जाम्पल से डिस्कार्डिंग भी। बट केवल और केवल डिस्कार्डिंग वाले पॉइंट से जाते हैं तो आपको एक डिलेमा रहता है कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ कि गलत हुआ, और स्पेशली पार्ट सी में। तो जब आप एक अच्छी तैयारी में हैं तो आपको एग्जाम हॉल में ये फील जरूर आ जाएगा कि आपका इस बार नेट जेआरएफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, बट एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कि आप सोच के जाओ कि मेरे तो 120 नंबर आने चाहिए और आपके नंबर आए 80, या नंबर आए आपके 100, या नंबर आए 90। ऐसा नहीं होता। जैसा अभी इन्होंने बताया कि प्योर फील करते करते, प्योर को सॉल्व करते करते ये फील होने लगा कि हाँ अब की बार का तो काम हो जाएगा। फिर इन्होंने एप्टीट्यूड करा और थोड़ा सा पुश करने के लिए इन्होंने 2 क्वेश्चन अप्लाइड के भी कर लिए कि बची कुची गुंजाइश खत्म हो जाए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ गई थी 115 नंबर। ओके, तो अब आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे बच्चों में एक डाउट ये रहता है कि हम अपनी तैयारी कब से शुरू करें। जैसे तुमने कहा कि मैंने एमएससी से शुरू कर दी, बहुत सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं कि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर शुरू कर दें, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि एमएससी के बाद से शुरू करें। तो तुम्हें क्या लगता है कि जैसे 5 अटेम्प्ट दिए तुमने, यदि तुम अपनी चीजें टाइमली फिक्स करती, या एमएससी के बाद या एमएससी के पहले, वो आप बताओगे, तो ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता। तो व्हाट इज परफेक्ट टाइमिंग कि हमें तैयारी इस समय से स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर, मेरी जो प्रॉब्लम रही वो एक ये रही कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई। अदरवाइज मैं मानती हूँ कि एंजॉय करना भी बहुत जरूरी है, तो एमएससी फर्स्ट ईयर में जितना एंजॉय कर सकते हो उतना कर लो। और फिर प्रीवियस ईयर से 1 साल की तैयारी शुरू करो। मैंने 6 महीने का टारगेट लिया, मेरी ये गलती रह गई। अगर मैं कंप्लीटली 1 साल का टारगेट हाँ, ये बहुत लेती और धीरे धीरे उन इंपॉर्टेंट चीजों पॉइंट को तुमने उठाया, कि 6 महीने वर्सेस 1 साल की तैयारी का जो हम फ्रेम लेकर चले, वो 6 महीने का लेकर चले या 1 साल का, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपका भी एक्सपीरियंस है, और जितने लोगों ने क्वालिफाई करा है सबका एक्सपीरियंस है कि 6 महीने में यदि आप एक न्यू एस्पिरेंट है तो आपको केवल सिलेबस के बारे में पता चल पाता है कि हाँ सिलेबस है क्या, एग्जाम क्या है, मुझे तैयारी कैसे करनी है। और फिर वो अगले 6 महीने आपके चले जाएं ब्लैंक, कि बस पेपर देके आ गए, अब तो अपने आप करते रहेंगे बैठ के, तो वो फिर वहां पे उन्हें पीछे लेकर चला जाता है। और इसीलिए बच्चे कंप्लेंट भी करते हैं कि सर पहले 90 नंबर आए थे, अब की बार 70 आ गए। अभी जैसे हाल फिलहाल एक बच्चे से बात हो रही थी, 83 से 38 पे आ गया, उल्टे हो गए नंबर बिल्कुल। एक चीज इससे मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूंगी सर, मेरे 5 अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे किसी में भी नंबर कम नहीं हुए। पहले में मेरे 52 नंबर थे, फिर मेरे 75 हाँ, के आसपास थे, फिर मेरे 85 के आसपास थे, फिर मेरे 104, देन इस बार मेरे 132। तो डिक्रीज हाँ, कभी नहीं हुआ ये। आई डोंट नो गॉड्स ग्रेस है क्या है मुझे नहीं पता, बट नहीं, वो डिक्रीज कभी नहीं। कंसिस्टेंसी है, वो आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप हर बार जब भी पेपर देने गए तो आप एक कंसिस्टेंसी सब्जेक्ट को पढ़ के गए, तो उस केस में डिक्रीज होना नहीं बनता। जब हम गैप कर देते हैं, जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि 6 महीने की तैयारी करी और अगले 6 महीने आके छोड़ दिया कि बस अब तो थोड़ा बहुत कर लिया जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि जेआरएफ इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि बस जाओ और जाके गप देनी ले लो और हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो आप उस पर बता रही थी। तैयारी हमें एमएससी प्रीवियस से करनी चाहिए अगर आप 1 साल देने के लिए रेडी हो। अगर आपको ये है कि हाँ आपको 6 महीने में ही करना है, आपको ज्यादा उस तरीके से 1 साल नहीं देना, मेहनत नहीं करनी बिकॉज डिप्रेशन हो जाएगा, तो आप एमएससी के बाद स्टार्ट करो। कंप्लीट पूरा पूरा दिन मतलब 8 8 घंटे 9 9 घंटे 10 10 घंटे के अकॉर्डिंग प्रेप करो, फिर जाके 6 महीने में आप कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि आपके बिल्कुल ही बेसिक्स वीक हैं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ा आपने एमएससी तक, आपकी स्टडीज वैसे ही गई हैं, तो फिर आप 1 साल तो कम से कम दो ही दो, उसे तो फिर जरूरत है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और जानना चाहता हूँ। जैसे हमने वैसे कवर कर लिया, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा इस वाली वीडियो पे कि सर हमारे 45 नंबर आ रहे हैं, हमारे 50 नंबर आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, तो हम तैयारी करें या ना करें, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सबसे बनती पहले अटेम्प्ट में तुम्हारे कितने थे? है। 52 सर, 52।
52 थे, तो तुम उस कैटेगरी से आ चुकी हो, तुम उसे फील कर चुकी हो, तो तुम उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि भाई तू तैयारी ऐसे कर, या गलती यहाँ पर है, इसे सुधार ले, तुम्हारी क्या राय है इसमें? सबसे पहले तो मान लो कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कहीं पे मेरे को कोई डाउट आ रहा है, तो मैं क्या करती थी, एक बार उसे स्किप कर देती थी कि आगे समझ आ जाएगा। स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डाउट्स होते हैं स्किप करने वाले, कुछ होते हैं वहीं पे क्लियर करने वाले। अगर आपको वहीं पे क्लियर नहीं हो रहा, आप एक प्रॉपर कॉपी बनाओ अपने डाउट्स की, कि ये डाउट आ रहा है, उसमें सिर्फ सिर्फ डाउट्स ही लिखो अपने। जैसे जैसे क्लियर होते गए वैसे वैसे कट करते जाओ। आपका सब्जेक्ट खत्म होने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज फिर वहां पे लूप होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो मेरे हो गए थे इस तरीके से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। प्रैक्टिस में भी मेरी बहुत कमी रही है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ही करती रही, हर बार मैंने कॉन्सेप्ट्स किए, प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल भी नहीं की, जो कि इस बार मैंने की डेफिनेटली। तो वहां पे भी बहुत गैप्स आ जाते हैं, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। इसमें जैसे बच्चों का ये रहता है कि हम नेट की तैयारी करके क्या पाएंगे और नेट की तैयारी बिना करे क्या पाएंगे, तो मैं ये पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जब तुम एमएससी से पास आउट हुई और तुमने पहली बार पेपर दिया, 50 नंबर आए, तब की अंडरस्टैंडिंग में और आज तुम जेआरएफ क्वालिफाइड हो 132 के साथ, अब की अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंस है? कि मतलब तुम एक क्या पॉइंट सजेस्ट करना चाहोगी कि नेट की तैयारी तो करनी ही चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, कुल मिला के बात ये। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई एमएससी कर रहा है मैथ्स में से, मतलब मैथ्स से प्यार है उसे। और अगर आपको उस सब्जेक्ट से प्यार है, उसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और वो कॉन्फिडेंस मेरे को जेआरएफ ने दिया है। तो एक तो ये पॉइंट है। सेकंड थिंग, डेफिनेटली अगर आपका नेट क्वालिफाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और बाकी सारी स्ट्रीम्स खुल जाती हैं, वो तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को आई थिंक पता ही होता है, मोस्टली वीडियोस मिल जाती हैं ऐसे। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है इस तरीके से। तो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 वालों की बात हो गई, अब बात हो गई तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की, जिनके 90 मार्क्स भी आ गए, 104 भी आ गए, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगी कि वो मतलब अपने जो अभी जैसे 3 महीने मान के चलो कि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 1 मई को, तो मई जून जुलाई में पेपर हो, तो उन बच्चों को 3 महीने में कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए कि भाई बैठ के पीवाईक्यूज डिस्कस कर लो, सॉल्व कर लो, या फिर उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर उन्हें कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर नहीं हम ऐसे कर लेंगे, हम पीवाईक्यूज लगा लेंगे, ठीक है, हम टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। तो उनके लिए बेस्ट सजेशन क्या होगा कि वो किस तरह से अपनी तैयारी कंटिन्यू करें? सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले तो सारे फैक्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज एक भी फैक्टर प्रॉब्लम हो जाता है फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। डेफिनेटली अगर 80 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट अच्छे खासे हैं, बट हाँ उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो आई थिंक क्रैश कोर्स जैसे आपने लॉन्च किया, उस तरीके से कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए उन्हें, क्रैश कोर्स टाइप, सो दैट उनके जो थ्योरी पार्ट है वो मिस ना हो। अब पीवाईपी है ना, जो जैसे हमने मतलब क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को ओपन कर दिया था, उसे नए नए क्वेश्चंस क्रिएट किए, उसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं उस तरीके से ओपन करो, मतलब क्वेश्चन के साथ बैठो और उसके साथ खेलो। जितना तुम खेल सकते हो, जितना तुम ओपन कर सकते हो उस क्वेश्चन को ओपन करो, जो तुम निकाल सकते हो नया उससे निकालो। जितना डिफिकल्ट उस क्वेश्चन को बना सकते हो जेआरएफ लेवल पे, उतना डिफिकल्ट बनाओ। तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाती है, बिकॉज पीवाईपी स्टूडेंट 5 5 6 6 बार लगा लेते हैं, फिर भी नहीं होता बच्चों का, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि हम। आंसर याद हो जाते हैं ना, हाँ जी। तो वही। आंसर याद हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर पीवाईक्यू लगा लिए, किसी से पूछ लो एक चीज ओपन करके कि भाई ये बता दे, वो तो सर मैंने सोचा ही नहीं। अब भाई 5 बार तूने लगा लिए उसके बाद सोचा नहीं, तो फिर पीवाईक्यू लगाने का क्या फायदा? हाँ जी। और हाँ, एक प्रॉब्लम। पॉइंट और, एक पॉइंट और, पीवाईक्यू सबसे बाद में लगाने चाहिए, पीवाईक्यू सबसे पहले लगाने चाहिए, ये और बताओ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अगर लगा लें टॉपिक वाइज, पहले एक बार लगा लो, हम्म। उसके बाद लास्ट में दोबारा से लगाओ। पहले एक बार नॉर्मली लगाते जाओ, जैसे काउंटेबिलिटी पढ़ लिया, काउंटेबिलिटी के जितने पीवाईपीज आए हैं उन्हें एक बार लगा लो, एक बार आइडिया लग गया उनके बारे में। बट उन्हें खोलने का काम सारा टॉपिक डन करने के बाद, क्योंकि एक में से जैसे हमने खुद ने ही एक एक क्वेश्चन में से लिमिट भी निकाल दिया, कॉन्टिन्यूटी भी निकाल दिया, डिफरेंशियबिलिटी भी निकाल दिया, बहुत कुछ निकाल दिया था। तो इस तरीके से उन्हें खोलना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को। कि उनका जो पोस्टमार्टम है वो लास्ट में जाके करना चाहिए कि भाई अब मेरे पास सारे औजार तैयार हैं, अब आजा तू, अब करता हूँ पोस्टमार्टम, है ना, हाँ। अब बनाता हूँ 1 के 4 क्वेश्चन या 4 के 8 ऑप्शन। ओके, तो खुशी, सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली इस इंटरव्यू के अंदर। अब
आपकी तरफ से बच्चों को जो मतलब आप खुद सोचती हो कि सर ये वाली राय तो मेरी तरफ से जरूर जानी चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट हो जो हमसे छूट गया हो और आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहती हो? हाँ, यस सर। एक तो सबसे पहले जो मेरी गलती रही, मेरे को ये एक ज़िद थी कि मेरे को एमएससी में क्लियर करना ही करना है जेआरएफ। एक वो ज़िद के कारण कहीं न कहीं मैं रह गई, तो जल्दबाज़ी मत करो। एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। मैंने हर 6 महीने बाद सेम मिस्टेक की। पहले पहले जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो वो तो एज़ इट इज़ मैंने विदाउट प्रिपरेशन दिया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 6 महीने प्रिपरेशन की, दिया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इंक्रीज़ की अपने आप में, सुधारी अपने आप में, बट फिर से वही ज़िद, इस बार तो मेरे को करना ही करना है, बट एक्चुअल में अपना कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ वो मैंने नहीं देखा, जो कि इस बार डेफिनिटली आपने कहीं न कहीं उस चीज़ को रियलाइज़ करना सिखाया कि खुद को कैसे देखना है, कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। तब जाके हमें मतलब पता चलता है कि हाँ, हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम इतने टाइम में प्रिपरेशन कर पाएँगे, हमें इतनी नॉलेज है, तो डेफिनिटली जितना टाइम शेड्यूल आप डिसाइड करते हो ना, उसमें हो जाता है और नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और मुझे याद आया, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि 6 महीने हैं, 1 साल है या 1.5 साल है, जब भी वो तैयारी कर रहे हैं, जब बच्चा एग्जाम के अंदर जाता है तो उसका एक ही टारगेट रहता है कि मैं जेआरएफ करके आ रहा हूँ, भले उसके नंबर 30 आ रहे हैं या उसके नंबर 100 आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, बट वो कहेगा कि मैं केवल जेआरएफ करके जा रहा हूँ। जबकि उसने ना ये अपनी तैयारी रियलाइज करी कि तैयारी मेरी किस लेवल पे है, मेरे गैप्स कहाँ पर हैं। बस एक ही धुन है कि जेआरएफ जेआरएफ जेआरएफ, और उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि सर मैंने 7 बार दे दिया। जैसे अब की बार एक बच्चे का मैसेज आया कि सर 7 बार, 7वीं बार है ये मेरी, और अब की बार मैंने नेट क्वालिफाई करा, अच्छी डबल डिजिट रैंक थी, आई थिंक 13-14। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगी कि अपनी तैयारी को ब्रेक करके करें? ये जो जेआरएफ वाला गोल है, हम तो 120 ही नंबर मान के चलते हैं कि 120 से कम आना ही नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में, है ना? तो फिर आप यदि रिजर्व कैटेगरी में हो तो रैंक अच्छी लेकर आ जाओगे, और जनरल में हो तो सेफ सिक्योर जेआरएफ हो जाएगा। तो ये जो 120 नंबर का पड़ाव है, इसे मतलब एक ही छलांग में पूरा करना है, या फिर इसे हम 2 या 3 बार में भी कर सकते हैं? सर ये डेफिनिटली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ में पहले से ही बहुत बेहतर है, उसने अच्छी जगह से स्टडीज़ की है, उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, उसे उस हम बेसिकली खुशी बात कर अकॉर्डिंग रहे टारगेट हैं रखना चाहिए। मेजोरिटी स्टूडेंट की, है ना? जो स्टूडेंट पहले से मेरिटोरियस है, उसे ना कोचिंग की जरूरत है, ना टेस्ट सीरीज की जरूरत है, ना किसी की गाइडेंस की जरूरत है ना? बट जो एक मेजोरिटी बच्चा है, जो एक हैप्टी अमाउंट कोचिंग्स में खर्च कर देता है, ठीक है, लाख लाख 50-50 हजार रुपए, और उसके बाद भी उसे ये रियलाइज नहीं होता कि वो गलती क्या कर रहा है, तो उसके लिए मैं सजेशन जानना चाहता हूँ कि वो क्या करे जिससे कि वो अपनी, चाहे वो 6 महीने की जर्नी है या 1 साल की जर्नी है, उसमें वो अपने नंबर इंप्रूव भी कर पाए, प्लस 120 वाला टारगेट अचीव भी कर पाए। उससे सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग फिर 1 साल का टारगेट रखना ही रखना चाहिए। 1 साल से कम का टारगेट अगर वो रखेगा फिर वही जल्दबाज़ी वाला काम हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और 1 साल के टारगेट में अपने पहले टॉपिक्स डिसाइड कर ले, जैसे मोस्टली टॉपिक्स आते हैं रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, तो इन्हें खींच के तैयार करें। जब ये 3 टॉपिक्स तैयार हो गए, उसके बाद बाकी टॉपिक्स के बारे में सोचें। एक हाँ, मैंने ये और भी मिस्टेक की थी कि मैंने सारा सिलेबस करने की कोशिश की थी। ये भी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मेरे को भी स्टार्टिंग से ही मेरे को रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स पे स्टार्टिंग से ही फोकस करना चाहिए था, बिकॉज स्टार्टिंग फोकस यही होना चाहिए। उसके बाद आप अपना रैंक बढ़ाने के लिए करो ना, आप अप्लाइड वगैरह की तैयारी। 120 तक आप इन तीनों से टैकल कर लेते हो, बट इसके बाद फिर आपको रैंक भी बढ़ाना है, तो फिर आपको आगे भी जाना पड़ेगा, और जनरल एप्टीट्यूड तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि मैं मार्क्स वाइज डिवीजन जानना चाहूँ, तो मतलब यदि कोई बच्चा अभी ठीक ठीक एवरेज है और वो नेट की तैयारी में आया है, तो उसे मतलब कितने मार्क्स का टारगेट पहले अटेम्प्ट में, कितना दूसरे अटेम्प्ट में, और कितना तीसरे अटेम्प्ट में? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3 अटेम्प्ट से ज्यादा लगने चाहिए, और ये तुम भी एग्री करोगी क्योंकि तुमने 5 दिए हैं। और यदि तुम्हें ये सारी चीजें पहले से पता चल जाती कि भाई मुझे अपना स्कोर कैसे कैसे डिवाइड करना है, कि पहले मुझे 50 लेकर आने हैं, फिर मुझे 80 लेकर आने हैं, और फिर फाइनली मुझे 120 लेकर आना है ना? तो ये चीज हेल्प कर जाएगी उस बच्चे के लिए कि हाँ, मुझे सबसे पहले अटेम्प्ट में 50 नंबर, और 50 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में आप 30 से 40 नंबर ऐड करने की कैपेसिटी रखो कि मैं 6 महीने में 40 नंबर ऐड, और फिर से जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे आपके, उसमें आप फिर से 40 मार्क्स ऐड करें, तो
आपकी जो जर्नी है, आप भले ही एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो आपकी वो जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए खुशी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल द टीम ऑफ एसबी टेक मैथ एंड मी ऑल्सो। आप जीवन में अच्छा करें, आप पीएचडी करें, डॉक्टरेट बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, एंड थैंक यू सो मच। So much, sir.